तो फिर जो लॉग बुक में एंट्रीज थी वो क्या थी? इतनी बड़ी जो चट्टान थी वो कैसे मूव हुई? सीढ़ियों की जो रेलिंग्स थी, जो स्टील रेलिंग्स थी, वो क्यों मुड़ चुकी थी? और ये तीनों लाइफगार्ड आखिर गए कहाँ? एज अ स्टोरी टेलर मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं ऐसी स्टोरीज के बारे में रिसर्च करूं जो काफी मिस्टीरियस तो हो, लेकिन साथ ही साथ एक प्लॉट ट्विस्ट भी हो। आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। तो ये प्लॉट ट्विस्ट जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके डार्क साइड के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ये कहानी को मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। ये कहानी एक लाइट हाउस की है जो स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पे है। एक क्रू को वहां पे भेजा जाता है ताकि वो जो लाइट हाउस के अंदर कीपर्स हैं उनको वो लोग सप्लाई दे सके। लेकिन जैसे ही वो क्रू वहां पे पहुंचता है तो जो लाइट हाउस कीपर्स थे वो वहां से मिसिंग होते हैं। जब वो लोग पूरे लाइट हाउस को चेक करते हैं, लॉग बुक मिलती है और उस लॉग बुक के अंदर जो एंट्रीज होती है वो काफी डरा देने वाली होती है। अब इस लॉग बुक की एंट्री और लोग जो आइलैंड को एक कोस्ट से देख सकते थे उनकी बातें, ये आपस में मैच नहीं हो रही थी। और इसी वजह से एक बहुत ही अजीब सा प्लॉट ट्विस्ट क्रिएट होता है इस कहानी में। नॉर्थ वेस्टर्न स्कॉटलैंड के कोस्ट से कुछ ही दूर पे 7 आइलैंड्स हैं जिनको फ्लैनल आइल्स भी कहा जाता है। उन्हीं 7 आइलैंड में से एक आइलैंड जिसका नाम है एलिन मोर, ये कहानी उसी आइलैंड पे बेस्ड एक लाइट हाउस पे है। अब एलिन मोर की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। उस पूरे आइलैंड के ऊपर सिर्फ एक लाइट हाउस था और उस लाइट हाउस में सिर्फ 3 लाइट हाउस कीपर्स रहते थे। ज्यादा से ज्यादा 4 लाइट हाउस कीपर्स रहते थे। उनके अलावा शीप हर्डर्स थे जो अपनी बकरियां चराने के लिए उस आइलैंड पे जाते थे। और उस आइलैंड के ऊपर काफी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी थी। जो भी शीप हर्डर्स उस आइलैंड पे पहुंचता था तो कॉन्स्टेंटली लगता था कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है। अलग सी अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती थी। उसके अलावा अगर कोई एक इंसान जिसने कभी एलिन मोर के बारे में पहले सुना भी ना हो, वो जैसे ही उस आइलैंड पे पहुंचता था काफी अनईजी सी फीलिंग थी उस इंसान के लिए, क्योंकि उसे कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता था जैसे उस पे नजर रखी जा रही है और अजीब अजीब सी आवाजें उसे सुनाई देती थी। तो ओवरऑल एलिन मोर की जो रेपुटेशन थी वो काफी ज्यादा खराब थी। उस आइलैंड के ऊपर एक चर्च भी था जिसका नाम था सेंट फ्लेनन चर्च। उस चर्च की एक अजीब सी बात ये थी कि कोई भी इंसान जब उस आइलैंड पे पहुंचता था और वो चर्च के पास जाता था तो एक ऐसी फीलिंग उसे फील होती थी कि बस उसे प्रे करना है और वो अपने घुटनों पे बैठ जाता था, क्योंकि वो जो फीलिंग थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि हर इंसान को बस यही फील होता था कि उसे प्रे करना चाहिए। तो एक ऐसा रिचुअल वहां पे डेवलप हो गया कि कोई भी इंसान अगर उस आइलैंड पे पहुंच के उस चर्च के पास जाएगा तो वो घुटनों के बल बैठ के चर्च के पूरा एक चक्कर लगाएगा और फिर प्रे करेगा। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है उस आइलैंड का। दिसंबर 1900s में एक स्टीम बोट एलिन मोर के पास से गुजरती है। उस स्टीम बोट के क्रू ने देखा कि एलिन मोर का जो लाइट हाउस है वो बंद पड़ा है। तो वो स्टीम बोट पूरा एक सर्कल लेके वापस पोर्ट की तरफ जाती है और पोर्ट में जाके अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करती है कि वो लाइट हाउस बंद पड़ा है। तो अथॉरिटीज के जो कैप्टन थे, कैप्टन जेम्स हार्वी, वो सोचते हैं कि अब वक्त आ गया है लाइट हाउस कीपर्स को रिप्लेस करने का। तो कैप्टन हार्वी अपने क्रू के साथ स्टीम बोट पे बैठ के लाइट हाउस की तरफ जाते हैं। उस क्रू में जोसेफ मूर भी शामिल था जो कि एक रिप्लेसमेंट था लाइट हाउस कीपर्स का। उनका मकसद ये था कि वो एलिन मोर के उस आइलैंड पे पहुंचे और लाइट हाउस में जाके उन कीपर्स को चेक करें और ऑफ कोर्स उनको रिप्लेस भी करें और देखें कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अगर आप एलिन मोर के आइलैंड पे पहुंचोगे तो डॉक से लेके लाइट हाउस तक एक बहुत ही स्पाइरल वे में सीढ़ियां बनी हुई है और जो व्यू है लाइट हाउस से डॉक की तरफ वो काफी क्लियर व्यू है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उस आइलैंड पे लाइट हाउस और उस चर्च और शीप के अलावा
और कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही जेम्स हार्वी और उनका क्रू डॉक पे पहुंचता है तो एक डिसिप्लिनरी अप्रोच रहता है जब भी एक गार्ड रिप्लेसमेंट होता है। तो जो भी गार्ड लाइट हाउस में है वो डॉक तक कैप्टन को ग्रीट करने आता है और जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है रिप्लेसमेंट की वो पूरा करता है। जेम्स हार्वी जो उस क्रू के कैप्टन थे वो ये सब चीजें देखते हैं और देखते हैं कि कोई भी प्रेपरेशन, कोई भी अरेंजमेंट नहीं हुई है। जो डॉक था वो भी काफी गंदा हुआ पड़ा था। तो अब वो डॉक पे जाके अपनी बोट को डॉक करते हैं और जेम्स हार्वी जोसेफ को बोलते हैं कि तुम लाइट हाउस में जाओ और जाके वहां चेक करो कि सब लोग सही सलामत है कि नहीं, या कोई गड़बड़ है कि नहीं। तो जोसेफ मूर वो बहुत विशाल सी सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। वो लाइट हाउस इतनी ज्यादा ऊंचाई पे था कि जब जोसेफ उस सीढ़ियों पे चढ़ रहा था अगर वो ऊपर भी देखता था तो भी उसे सिर्फ सीढ़ियां दिखाई देती थी। वो धीरे धीरे उस सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करता है और चढ़ते चढ़ते उसे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है जैसे कि यहाँ पे बहुत ही बुरा कुछ हुआ है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है और उसे लाइट हाउस दिखने लग जाता है और वो अब ऐसा सोचता है कि लाइट हाउस के बाहर जो गार्ड्स खड़े होंगे वो इसे नोटिस कर लेंगे और आके उसे ग्रीट करेंगे। लेकिन जब लाइट हाउस के आसपास भी जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो काफी स्ट्रेंज फीलिंग जोसेफ को आ रही होती है। अब जब जोसेफ लाइट हाउस के करीब पहुंचता है तो स्टेयर्स के ऊपर एक रेलिंग, स्टील रेलिंग होती है। वो जो स्टील रेलिंग होती है वो पूरी मुड़ चुकी होती है, अजीब ही तरीके से पूरी स्टील रेलिंग मुड़ चुकी होती है जैसे कि कोई टीन का डिब्बा हो। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चट्टान अपनी जगह से हिल चुकी होती है। एक पूरा निशान आप देख सकते हो कि पूरा एक पत्थर है अपनी जगह से मूव हुआ है। तो जोसेफ ऐसा सोचता है कि इस सदी का सबसे भयानक तूफान इस आइलैंड पे आया है जिसकी वजह से ये अजीब सी चीजें वो देख रहा है। जोसेफ लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है और देखता है कि लाइट हाउस का जो दरवाजा है वो लॉक्ड नहीं है लेकिन बंद जरूर है। लाइट हाउस के दरवाजे को वो खोल के अंदर जाता है, अपने राइट साइड देखता है जो कपड़े लटकाने के लिए हुक्स बने हुए हैं वहां पे 3 ऑयल सूट्स टंगे हुए हैं। ये जो ऑयल सूट्स थे जब भी आप लाइट हाउस से बाहर निकलो तो इसे पहनना मैंडेटरी था, इसके बिना आप लाइट हाउस से बाहर जा ही नहीं सकते। जोसेफ ये सब चीजें देख रहा होता है और सोचता है कि जब ऑयल सूट्स यहाँ पे लटके हुए हैं तो क्यों उसे कोई गार्ड दिखाई नहीं दे रहा। अब जोसेफ यही सब चीजें सोच रहा होता है और किचन एरिया में जाता है। जोसेफ मूर किचन में एंटर होता है और देखता है कि वहाँ की जो मैकेनिकल क्लॉक है वो भी बंद हुई पड़ी है। टेबल के ऊपर प्लेट में मीट पड़ा है, एक जार पड़ा है जिसके अंदर पिकल्स थे। जो चेयर्स थी वो भी ऐसे ही पड़ी हुई थी और चेयर के ऊपर एक जैकेट भी था। जोसेफ ऐसा सोचता है कि यहाँ पे कुछ तो बहुत ही अचानक हुआ है जिसकी वजह से जो यहाँ के गार्ड्स थे उन्होंने अपना खाना भी फिनिश नहीं किया। यही बातों को सोचते सोचते उनके बेडरूम तक पहुंचता है तो जितने भी बेड थे वो अनमेड थे। तो जोसेफ ये कंफर्म हो जाता है कि इस आइलैंड पे कुछ अचानक ऐसी चीज हुई है कि ये जो गार्ड्स हैं यहाँ से निकल चुके हैं। जोसेफ मूर वापस सीढ़ियां उतर के कैप्टन हार्वी के पास पहुंचता है और उन्हें जाके ये बताता है कि ये सब चीजें मैंने देखी हैं और वहां पे कोई भी मौजूद नहीं है। कैप्टन हार्वी, जोसेफ मूर और पूरा क्रू लाइट हाउस की तरफ जाते हैं और वो ये सारी चीजों को खुद देखते हैं और एक टेलीग्राम मेनलैंड की तरफ भेजते हैं। इस आइलैंड में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हादसा हुआ है। लाइट हाउस की जितनी भी घड़ियां हैं वो बंद हो चुकी हैं और पूरा लाइट हाउस तहस नहस है। इस लाइट हाउस के 3 गार्ड, मार्शल, टुकेट और ओकेशनल, इस लाइट हाउस से गायब हैं। या तो वो उस तूफान की चपेट में आके पहाड़ी से गिर चुके हैं या तो वो समुद्र में डूब के मर चुके हैं। इस टेलीग्राम को भेजने के बाद जेम्स हार्वी और उनका क्रू कंटिन्यूसली पूरे आइलैंड को चेक कर रहा था और तलाश कर रहा था उन 3 मिसिंग गार्ड्स को। उन्हें बहुत ही जल्द एक लॉग बुक मिल जाती है। लॉग बुक एक तरीके से डेली एक्टिविटी और अटेंडेंस को मेंटेन करने का एक कस्टमरी है। पहले के कुछ पन्नों में नॉर्मल एंट्रीज थी कि किस टाइम पे वो ड्यूटी पे आए, कौन सी शिप्स उन्होंने आइलैंड के पास देखी, इस तरीके की कुछ एंट्रीज थी। लेकिन जेम्स का ध्यान दिसंबर 12 की एंट्री पे पड़ा। उस लॉग बुक में 12 दिसंबर को लाइफ गार्ड के जो लीडर थे उन्होंने ऐसा लिखा था कि आइलैंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई है और ये तूफान में बदल चुकी है।
ये हवाएं इतनी ज्यादा तेज हैं कि मैंने आज तक ऐसी हवाओं का कभी सामना नहीं किया, और मुझे डर है कि ये जो लाइट हाउस है ये कितनी देर तक इस तूफान का सामना कर पाएगा। उसके साथ साथ उस एंट्री में ये भी लिखा था कि जो दूसरे दो गार्ड्स हैं उसमें से एक गार्ड कंटिन्यूअसली प्रे कर रहा है, और जो दूसरा गार्ड है वो कंटिन्यूअसली रोए जा रहा है। अब ये जब बात कर रहा था दूसरे गार्ड की जो कंटिन्यूअसली रो रहा था, अब उस गार्ड की रेपुटेशन काफी फियरलेस थी। उस गार्ड ने काफी ज्यादा तूफानों का सामना किया हुआ था। उसका रोना इस तूफान को देख के, इससे ही हमें मालूम पड़ जाता है कि वो जो तूफान की इंटेंसिटी थी वो कितनी ज्यादा भयानक थी। दिसंबर 13 और दिसंबर 14 की एंट्री में ऐसा लिखा था, हमें नहीं लगता कि अब हम बच पाएंगे। लेकिन दिसंबर 15 की जो एंट्री थी उसमें ऐसा लिखा था कि तूफान शांत हो चुका है, जो समुद्र है वो काफी ज्यादा काम हो चुका है, और भगवान सबसे बड़ा है। अब ये इन्वेस्टिगेशन के जो लीडर थे उन्होंने ये थ्योरी निकाली कि तूफान खत्म होने के बाद ये जितने भी गार्ड्स थे ये डॉक तक पहुंचे होंगे, और जो भी सप्लाईज थी उन्हें सिक्योर करने के लिए गए होंगे, और देखने गए होंगे कि ज्यादा नुकसान डॉक को तो नहीं हुआ। और शायद एक बहुत ही बड़ी लहर उस तूफान की इन तीनों को बहा के ले गई, और ये इन्वेस्टिगेशन की खबर जो मेनलैंड में लोग रहते थे उन तक पहुंची। जो मेनलैंड में जो लोग थे वो आइलैंड को देख सकते थे, वो इतना ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग ऐसा बताते हैं कि दिसंबर 12 से दिसंबर 15 तक ऐसा कोई तूफान उन्हें देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर समुद्र में कोई तूफान होता है और जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हें पहले ही इंफॉर्मेशन दी दी जाती है कि ऐसा कोई तूफान आने वाला है, तो सब लोग सिक्योर रहें। वो लोग ऐसा बताते हैं कि दिसंबर 12 से दिसंबर 15 के बीच में मेनलैंड से आइलैंड की तरफ की जो विजिबिलिटी थी वो बाकी दिनों से काफी ज्यादा क्लियर थी और क्लीन थी। यानी कि वो आइलैंड को मेन लैंड पे खड़े होकर आराम से देख सकते हैं। तो जब मेनलैंड वाले ये बताते हैं कि 12 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक कोई भी तूफान नहीं था, तो फिर जो लॉग बुक में एंट्रीज थी वो क्या थी? इतनी बड़ी जो चट्टान थी वो कैसे मूव हुई? सीढ़ियों की जो रेलिंग्स थी, जो स्टील रेलिंग्स थी, वो क्यों मुड़ चुकी थी? और ये तीनों लाइफ गार्ड आखिर गए कहाँ, जिसके बारे में आज तक कभी कुछ पता ही नहीं चला। ये इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है और कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। ये इंसिडेंट के काफी साल बाद भी वो लाइट हाउस ऑपरेट होता रहा, और जितने भी लाइट हाउस गार्ड उस लाइट हाउस पे जाके अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं उन सब ने एक ही चीज कही है कि रात में उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है, और वो चीखें उन तीन लाइट हाउस गार्ड्स के नाम लेती हैं, मार्शल, डुकेट एंड ओकेशनल। बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी थी ये। और आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि उन तीन लाइट हाउस गार्ड्स के साथ आखिर क्या हुआ होगा? क्या सच में वहां पे कोई तूफान था? अगर तूफान था तो मेनलैंड वाले इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है।